हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट आईएएस। मैं योगेश कुमार सिंह आशा करता हूँ नेक्स्ट आईएएस 2026 अनुभव 1 के साथ आप लोगों का अनुभव काफ़ी शानदार रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग अनुभव 1 के राज्य व्यवस्था भाग पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के अनुसार वर्ष 2027 की भारत की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों का निम्नलिखित में से किस पर प्रत्यक्ष प्रभाव, ठीक है, प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए भारत में प्रत्येक दशक में जनगणना होती है। ठीक है, लास्ट जनगणना हमारी 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 में जनगणना कोविड यानी कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाई। तो अब यह जनगणना आपकी 2027 में, ठीक है, अंतिम इसके आंकड़े आने की संभावना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा? कथन 1, संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। अनुच्छेद 79 संसद की बात की गई है। हम जानते हैं कि जो हमारी संसद है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। ठीक है, वहीं अगर हम राज्य विधानमंडल की बात करें तो वह आपके विधानसभा, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधान परिषद और राज्य के राज्यपाल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अनुच्छेद 80 में आपकी राज्यसभा संरचना, राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। देखिए इसमें बताया गया कि अधिकतम 250 सदस्य राज्यसभा के हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से 12 मनोनीत होंगे और अन्य राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आपके आएंगे। ठीक है, वर्तमान में 245 अधिकतम सदस्य हैं, जिनमें 12 मनोनीत होते हैं, अन्य राज्यों और यूनियन टेरिटरी से संबंधित होते हैं। राज्यसभा में जो सीटों का विभाजन है आपका अनुसूची 4 में स्पष्ट दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 81 की। अनुच्छेद 81 में आपकी लोकसभा की संरचना बताई गई है। ठीक है, लोकसभा में बताया गया है कि आपके कुल सदस्य 552 होंगे, जिसमें 530 आपके राज्यों से, 20 आपके यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेशों से होंगे, वहीं 2 एंग्लो इंडियन होंगे। देखिए अगर ऐसा लगता है कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि संविधान संशोधन 104 के तहत इस प्रावधान को आगे जारी नहीं किया गया है। ठीक है, यानी आगे नहीं इसको बढ़ाया गया है, तो वर्तमान में 550 होते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतम, यह संविधान में अधिकतम की बात की गई है। अगर हम बात करें तो वर्तमान में एंग्लो इंडियन को मिलाकर 545 थे, लेकिन जो वर्तमान में 2 हटने के बाद यह है 543 कुल सदस्य आपके लोकसभा में होते हैं, जो राज्यों और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। अब इनका राज्यों के बीच में किस तरह से लोकसभा की सीटों का बंटवारा होता है, इसमें स्पष्ट आपके जो अनुच्छेद 81 में ही बताया गया है कि राज्यों के बीच सीटों का विभाजन लोकसभा की इस प्रकार होगा कि प्रत्येक राज्यों में राज्य की जो एक सीट है उसमें जो जनसंख्या का राज्य की जनसंख्या से अनुपात है वह यथासंभव सभी राज्यों में समान होगा। ठीक है, देखिए यह उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। ठीक है, तो राज्यों में जो सीटों का विभाजन है वो इस प्रकार रहेगा कि सभी सीटों जो प्रत्येक राज्य में सीटों का जनसंख्या से जो अनुपात है उस प्रत्येक राज्य में यथासंभव समान होगा। देखिए यथासंभव, सब पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं एग्जैक्ट समान ही होना, यथासंभव समान रहे। और इसी के आगे सब क्लोज है कि प्रत्येक राज्य का विभाजन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार से होगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का विभाजन राज्य में समान रहे। ठीक है, अब बात आते हैं कि जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या से तात्पर्य पूर्ववर्ती नवीनतम जनगणना। ठीक है, कि जब ऐसा भाई विभाजन किया जाता है या सीटों का बंटवारा जब किया जाता है, जो नवीनतम जनगणना होती है उससे पहले की, उसके आधार पर होता है। देखिए 1951, 61 और 71 की जनगणना के बाद से होता रहा है। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 82 में ही प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा
ऐसे जो मतलब किसी को अधिकृत कर सके कि वह राज्यों के भी सीटों का विभाजन करे या निर्वाचन क्षेत्रों का, राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करे। इसी को जो संस्था को हम परिसीमन आयोग बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 82 के तहत संसद को अधिकृत किया गया है कि वे विधि निर्माण कर ऐसे आयोग की स्थापना करे। हम जानते हैं कि 1952, 62 और 72 में ऐसे परिसीमन आयोग का गठन हुआ, उसके बाद 2002 में हुआ। ठीक है, लेकिन बीच में क्यों नहीं हुआ? ठीक है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि 1975 के संविधान संशोधन 42वां, इसके तहत प्रावधान किया गया था कि यह जो पूर्ववर्ती जनगणना है, इसका तात्पर्य 2000 के बाद तक होने वाली जनगणना जब तक ना हो तब तक यह 1971 माना जाएगा। यानी 2000 के बाद अगर जनगणना 2000 के बाद तक जनगणना तब तक नहीं होती तो राज्यों के भी सीटों को बंटवारा, राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन भी 1971 की जनगणना के आधार पर होगा। अब हम जानते हैं कि 2000 के उपरांत जब परिसीमन आयोग का गठन की बात आएगी तो राज्यों के भी सीटों का विभाजन जो है 84वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 25 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी 2025 के बाद होने वाली जनगणना। ठीक है, ये राज्यों के बीच लोकसभा की सीटों के विभाजन के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, ठीक है, इसको 84वें संविधान संशोधन द्वारा बताया गया कि यह 1991 की जनगणना पर आधारित होगा, निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन राज्य में। ठीक है, लेकिन आगे चलकर 87वें संविधान संशोधन ने राज्य के बीच प्रादेशिक क्षेत्रों का जो विभाजन है उसको 2001 की जनगणना पर आधारित कर दिया। ठीक है, देखिए वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि जब तक 2025 के उपरांत कोई जनगणना नहीं होती है तो राज्यों के बीच जो सीटों का विभाजन है वह आपकी 1971 की जनगणना पर आधारित है, और राज्यों के बीच जो प्रादेशिक क्षेत्रों का जो विभाजन है, राज्य में प्रादेशिक क्षेत्रों का जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन है वह आपका 2001 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आपका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद, और जैसा कि अभी हमने चर्चा की है, पूर्ववर्ती जनगणना यानी 2025 के बाद होने वाली जनगणना, उसमें संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी प्रत्यक्ष प्रभावित होगा। कथन एक सही है। कथन दो, लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन, अभी राज्यों को सीटों का आवंटन जैसा कि अभी हमने अभी चर्चा की, यह आपका 1971 की जनगणना पर आधारित है, लेकिन 2025 की होने वाली जनगणना पर यह भी आपका प्रभावित होगा। कथन दो भी आपका सही है। 3, सरकारी रोजगार में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा, देखिए यह आपका प्रत्यक्ष है, 2027 की जनगणना से प्रभावित नहीं होता। सामान्यतः सरकार एक सरकारी आदेश, गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है, तो इस तरह कथन 3 आपका सही नहीं है। कथन 4, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों का आरक्षण, देखिए अनुच्छेद 330 बात करता है आपकी संसद में यानी लोकसभा में एससी और एसटी को आरक्षण, और प्रत्येक राज्य में जो लोकसभा की सीटों का बंटवारा किया गया, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की जितनी सीटें हैं उन सीटों में एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट जो होंगी उस राज्य की एससी और एसटी की जनसंख्या के अनुपात पर होगी। और अगर बात हम जनसंख्या की करें तो जनसंख्या से तात्पर्य इसका वही है जो अभी हमने आर्टिकल 81 यानी 81वें अनुच्छेद में चर्चा की है। तो इस तरह हमें पता है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है वो आपकी 2001 की जनगणना से प्रभावित हुई है, और अब यह आपके प्रभावित होगी 2025 के बाद होने वाली जनगणना से। ठीक है, चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जाति के लिए। तो इस तरह कथन 4 भी
सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए ही लोकसभा की जो आरक्षित सीटें हैं वह प्रभावित होगी। अब आते हैं कथन 5 की ओर। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, यह आपके अनुच्छेद 243 डी के तहत है कि भाई निम्नतम 1/3 आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से 2027 की जनगणना से जुड़ा नहीं है, तो इस तरह कथन 5 भी आपका सही नहीं है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, हमें पता है कि हमारा कथन 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केवल 1, 2 और 4 आपका सही विकल्प है। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन में आपके चर्चा की गई है, कुछ जो आपके जो बिल आते हैं उन पर स्थिति क्या होती है। ठीक है, कथन 1, राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल संवैधानिक रूप से किसी विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद भी उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं। देखिए, अगर बात करें कि वित्त विधेयक नहीं है, ठीक है, अगर कोई सामान्य विधेयक है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि या तो उस पर सहमति दे अथवा रोक ले। ठीक है, अथवा अगर राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो उसे पुनः विधायिका को भेज सकता है, पुनः विधायिका को यानी संसद को भेज सकता है। अगर संसद उसमें कुछ संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के इस बिल को, इस विधेयक को पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, यह हम जानते हैं कि आपका जो संविधान संशोधन है 44th, इसके तहत लाया गया था कि एक बार तो कम से कम राष्ट्रपति वापस भेज सकता है सामान्य बिल को। और यही आपके राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के मामले में है कि अगर सामान्य बिल है तो राष्ट्रपति उसे एक बार वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति मतलब अगर विधानमंडल उसे वापस भेजती है, चाहे वो संशोधन हो के साथ हो या बिना संशोधन के हो, ठीक है, तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाध्य नहीं है, बाध्य है, तो कथन 1 आपका सही नहीं है। कथन 2, राष्ट्रपति के विपरीत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। देखिए, बात अगर धन विधेयक करें तो राष्ट्रपति, संसद के मामले में राष्ट्रपति के पास 2 अधिकार हैं धन विधेयक में, या तो उस धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति दें अथवा अपनी स्वीकृति रोक लें, इसके अलावा और कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के लिए है तो 2 ही, लेकिन एक अतिरिक्त आ जाता है। अनुच्छेद 200 के तहत अधिकार है या तो धन विधेयक पर स्वीकृति दें अथवा स्वीकृति रोक लें, लेकिन उसे वापस नहीं भेज सकते, राष्ट्रपति भी और राज्यपाल भी। लेकिन राज्यपाल के पास एक अधिकार है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पारित धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। कथन 2 भी आपका सही नहीं है। कथन 3, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी हैं नहीं। कथन 3 भी आपका सही नहीं है। अनुच्छेद 361 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अपने पद की शक्ति और कर्तव्यों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ना ही उन्हें उत्तरदायी बनाया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं है? डी, कोई नहीं। ठीक है, तीनों ही कथन आपके असत्य हैं। भारत में मतदाता सूची पुनरीक्षण इलेक्टोरल रोल रिवीजन के लिए विधिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हम जानते हैं अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है कि चुनाव आयोग को निर्वाचक नामावली तैयार करने उनका और चुनावों का, चाहे वो आपके संसद, विधान मंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में हो, उनमें निर्वाचक नामावली तैयार करने और ऐसे चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। ठीक है, तो इस तरह कथन 1 आपका सही होता है। मतदाता सूची तैयार करने का जो अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण है वह आपके चुनाव आयोग में निहित है, आपके अनुच्छेद 324 में स्पष्ट प्रावधान है। कथन 2, यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर संपत्ति का मालिक है
तो वह एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है। देखिए हम जानते हैं कि अनुच्छेद 326 में वैक्स मताधिकार की बात की गई है, लेकिन कहीं भी ऐसे मताधिकार की बात नहीं की गई है कि एक से ज़्यादा आप निर्वाचक क्षेत्रों में मतदाता हो सकते हैं, आप एक ही जगह हो सकते हैं। अगर इसको जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के सेक्शन 17 और 19 को एक साथ पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा एक तो कोई संपत्ति के अधिकार यानी संपत्ति होनी ही चाहिए, आप तभी मतदाता हो सकते हैं, ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ठीक है, और आप एक ही जगह पर एक ही निर्वाचन क्षेत्र में आप मतदाता हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह कथन 2 भी आपका सही नहीं है। कथन 3 की ओर चलते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए संचालन का प्रावधान करता है। देखिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, ठीक है, ये अभी काफी चर्चा में, बिहार से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी विभिन्न राज्यों में जारी है, जिसमें उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु आदि प्रमुख है। ठीक है, देखिए यह कथन भी आपका सही नहीं है। ठीक है, विशेष गहन पुनरीक्षण का अधिकार आपको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 नहीं बल्कि 1950 प्रदान करते हैं। इसमें भी अगर स्पष्ट रूप से बात करें तो सेक्शन 21 यह बताता है कि प्रत्येक आम चुनाव, देखिए आम चुनाव से तात्पर्य आपका लोकसभा के चुनाव और राज्य विधानसभा के चुनाव से, प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाएगा। पुनरीक्षण, रिवीजन, ठीक है, यह स्पेशल रिवीजन की बात नहीं है। जो स्पेशल रिवीजन है इसमें यह भी प्रावधान है कि भाई प्रत्येक आम चुनाव से पहले होगा। दूसरा, अगर कहीं पर बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव होते हैं तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में पुनरीक्षण किया जाएगा। अगर हम बात करें सेक्शन 21 के सब सेक्शन 3, तो इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग जब आवश्यक समझे वह स्पेशल रिवीजन कर सकता है। ठीक है, और इसी स्पेशल रिवीजन को SIR कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत में पहली बार हो रहा है, भारत में अभी तक ये सामान्य रूप से 8 बार हुआ है। ठीक है, लास्ट ये आपका 2002 से लेकर 5 तक था और अब यह आपका 9वीं बार हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह कथन 3 भी आपका सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? विकल्प A, केवल एक ही आपका सही है। संसदीय प्रस्ताव, देखिए विभिन्न प्रस्ताव होते हैं जिनमें संसद के सदस्य विभिन्न प्रस्तावों के जरिए अपने एग्जीक्यूटिव पर यानी सरकार पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, यानी उन्हें जवाबदेह ठहराते हैं। संसदीय प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित गलत कथन पर विचार कीजिए। स्पष्ट है कि यह कथन थोड़ा तो ये गलत है, इसमें कुछ ना कुछ तो त्रुटि है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए स्थगन प्रस्ताव की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यह सामान्यतः प्रचलित था ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है, अब भारत सरकार अधिनियम 1919, आप सभी जानते हैं कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इनको बोला जाता है, इसके तहत इसको भारत में भी लाया गया। उस समय भारत में केंद्रीय विधायिका थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, द्विसदनीय, दोनों ही सदनों को यह अधिकार था। ठीक है, उस समय की बात की जाए, दोनों ही सदनों का अधिकार था कि वे स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन 1952 जब पहली बार भारत में लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ तो यह प्रस्ताव राज्यसभा में समाप्त हुआ, लोकसभा में यह जारी रहा, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अनुच्छेद 75 के तहत जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपका स्थगन प्रस्ताव यही रीजन है कि सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव पर अगर हम और चर्चा करें तो देखिए अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के, जैसा कि लिखा है, अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व का जो मामला है उस पर चर्चा के लिए लाया जाए। जब अगर ये लाया गया तो इसके लिए कम से कम 50
सदस्य जो होते हैं उनका समर्थन आवश्यक होता है। और अगर ये मान लिया जाता है तो इस पर मिनिमम 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे की चर्चा अनिवार्य है। मिनिमम 2.5 घंटे की चर्चा इस पर होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 1952 के उपरांत यह सिर्फ लोकसभा के मामले में है, ना कि राज्यसभा के मामले में। तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा की जगह सिर्फ लोकसभा आएगा। कौन सा एक परिवर्तन इसे सही बना देगा? स्थगन प्रस्ताव के स्थान पर अविश्वास प्रस्ताव लिखा जाए? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के स्थान पर केवल लोकसभा लिखा जाए। ऑप्शन बी, केवल लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति। देखिए, संसद एक बड़ी संस्था है, विभिन्न उसके कार्य हैं, विशेषज्ञ प्रकार के भी हैं, सामान्य कार्य भी हैं। एक बड़ी संस्था है तो थोड़ी सी उसकी प्रक्रिया भी है, काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो संसद अपने कार्यों में सहायता के लिए विभिन्न समितियों का निर्माण करती है। समिति अपने स्वरूप के आधार पर 2 प्रकार की हो सकती है, स्थायी और तदर्थ। नाम से ही स्पष्ट है कि स्थायी समिति जो स्थायी प्रकार की होती है, तदर्थ जिसे हम किसी विशेष वजह से गठित करते हैं, जिसमें आपकी प्रवर समितियां वगैरह भी होती हैं, या कोई सलाहकार या किसी जांच के लिए समितियां वगैरह होती हैं। स्थायी समितियों को भी हम विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो प्रमुख स्थायी समितियां हैं वे आपकी वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, वित्तीय में भी 3 समिति जो आपकी हैं वे प्रमुख हैं। आपकी लोक लेखा समिति पीएसी, जिसका कार्य है सीएजी, ठीक है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के, उनके प्रतिवेदनों की जांच करना। ठीक है, इसके अलावा पीएसयू समिति है, सार्वजनिक उद्यम संबंधी समिति। पीएसयू समिति ये 1964 में आपकी किशन मेनन समिति की सिफारिशों के बाद आई थी। पीएसयू से संबंधित जो सीएजी के प्रतिवेदन होते हैं या अन्य जो मामले होते हैं उन पर ये विचार करती है। अब आती है आपकी एक प्राक्कलन समिति। देखिए, इसका उद्गम हम 1920 के बाद के उपरांत की जो वित्तीय स्थायी समिति है उसमें हम देख सकते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भी इसका उद्गम देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिशों के उपरांत इस समिति का निर्माण किया गया था। प्रारंभ में इस समिति में आपके 25 सदस्य होते थे। ठीक है, 25 सदस्य होते थे। वर्तमान में इसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य आपके लोकसभा से होते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के तहत लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से इस समिति के सदस्यों का चयन करते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो स्पीकर यानी अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा इस समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, जो कि सामान्यतः अनिवार्य रूप से जो सरकारी मतलब जो सरकार के पक्ष का ही व्यक्ति होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कथन एक, प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। कथन एक सही है, जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी, सभी सदस्य इसके लोकसभा से होते हैं। देखिए, बात है कि अगर हम बात करें ये वित्तीय समिति, भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि वित्त धन के मामले में जो आपकी लोकसभा थोड़ी मजबूत रहे। ठीक है, तो इसलिए प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। एक सामान्य सेंस यहाँ पर लगाया भी जा सकता है। कथन 2, यह संसद में मतदान से पहले संबंधित मंत्रालयों के अनुदान से संबंधित अनुरोधों की जांच करता। देखिए, ये एक सतत वित्तीय समिति है, या इसको इसीलिए इसका नाम है कि सतत किफायती समिति भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये प्राक्कलनों की जांच कर किफायत के सुझाव देती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये भाई मतदान से पूर्व करती है, ये वर्ष भर इसकी जांच चलती रहती है। ठीक है, तो यह कथन आपका सही नहीं है। कथन 3, परंपरागत रूप से इसकी अध्यक्षता लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा की जाती है। कथन भी नहीं है। देखिए, विपक्ष के नेता की जो परंपरागत जो अध्यक्षता की बात है पीएसी यानी लोक लेखा समिति में है, ना कि आपके प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो अध्यक्ष होते हैं पक्ष से ही होते हैं, सरकार के पक्ष से ही होते हैं, सरकार के दल से ही होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन सी, केवल एक कथन यहाँ पर
सही है। ठीक है, देखिए इसके अलावा जो कुछ समितियां, जैसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है डीआरसी, डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी, विभागीय संबंधी स्थायी समितियां। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके टोटल, देखिए अभी तक क्या है कि टोटल आपकी 24 समिति हैं, विभागीय संबंधी जो समिति 24 समिति, और प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 21 लोकसभा से, ठीक है, और 10 आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, यह विभाग संबंधी जितने भी, जैसे जो कोई विधेयक वगैरह आया है, कुछ जांच वगैरह करनी हो, ये इन समितियों के द्वारा किया जाता है, और यह भी स्थायी समिति का ही एक प्रकार है, और यह है सबसे बड़ी संसदीय समितियां होती हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इस तरह आपका विकल्प सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अनुच्छेद 63 में स्पष्ट है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा। हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव भी हुए, तो इसी वजह से क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया। कथन एक, कोई व्यक्ति भारत में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हुए बिना उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता। देखिए अब हम अगर बात करें तो अनुच्छेद 66 आपके अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस प्रकार होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव है वह एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, और ऐसा निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बना होगा। देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होगा संसद के सिर्फ दोनों जो सदन हैं उनके सदस्य होंगे, उनसे मिलकर बना होगा। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से इसकी तुलना करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं, और वहीं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, वहीं दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यों की या यूनियन टेरिटरी की भूमिका नहीं है, और इसके निर्वाचक मंडल में आपके निर्वाचित और मनोनीत संसद के दोनों सदनों के दोनों ही प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो मत मूल्य के जो विभिन्न होने की बात आती है वो यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि संसद के सभी सदस्यों का जो मत मूल्य होता है वो समान होता है। अनुच्छेद 66 में ही बात की गई कि ऐसा जो चुनाव होगा वो गुप्त मतदान पर आधारित होगा। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली इसमें अपनाई जाती है, लेकिन गुप्त मतदान के तहत यह चुनाव किया जाता है। ठीक है, कथन एक, कोई व्यक्ति भारत में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हुए बिना उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता। देखिए अनुच्छेद 66 में ही कुछ पात्रताएं उपराष्ट्रपति के चयन के लिए बताई गई है। प्रथम, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, द्वितीय, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरा यह है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पात्रता रखता हो, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए पात्रता एक है कि वह भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र का कहीं का मतदाता होना जरूरी है। ठीक है, कोई व्यक्ति भारत में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हुए बिना उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हो सकता। कथन एक आपका सही है। ठीक है, जैसा कि अनुच्छेद 66 में बताया गया है। ठीक है, कथन दो, भारत के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव गुप्त मतपत्र सीक्रेट बैलेट द्वारा आयोजित किया जाएगा। कथन सही है। अनुच्छेद 66 में स्पष्ट लिखा है गुप्त मतदान होगा। राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत उपराष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए प्रत्येक वोट का मूल्य समान होता है। जैसा कि मैंने बताया कि राज्यों या यूनियन टेरिटरी की भूमिका नहीं होती, तो इस तरह सिर्फ जो दोनों सदनों के सदस्य सबका मत मूल्य समान होता है। ठीक है, कथन 3 भी आपका सही है। कथन 4, दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान उपराष्ट्रपति चुनाव पर लागू नहीं होते हैं। कथन 4 भी आपका सही है। देखिए गोपनीय मतदान होता है, और बात जब हम करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो उसमें जो पटल की बात की गई, और यहाँ पर एक सामान्य उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हैं और यह गोपनीय चुनाव है, तो सामान्यतः दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान है, इस पर लागू नहीं होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? डी सभी 4। डी ऑप्शन आपका सही विकल्प है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनैलिटी राइट, मुख्य रूप से निम्नलिखित में किन अधिकारों से मिलकर बने हैं? देखिए
पर्सनैलिटी राइट्स से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व को संरक्षित करने के अधिकारों से है। अब उसमें उसकी सार्वजनिक छवि से संबंधित अधिकार आते हैं, जो जैसे कि हम मान लें उसका नाम है, हस्ताक्षर है, कोई इमेज फोटो वगैरह है, या उसका कोई ऐसा कृत्य जिससे उसकी पहचान होती है, उसके व्यक्तित्व अधिकार है। ठीक है। प्रचार का अधिकार, देखिए व्यक्ति को अपनी जो व्यक्तित्व के जो सार्वजनिक छवि है उसके व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रण करने का अधिकार है। ठीक है। यह आपके विभिन्न अधिकारों से आपका जो व्यक्तित्व अधिकार आते हैं, जिसमें आपका आर्टिकल 21 भी है, कॉपीराइट एक्ट है आपका 1957, ठीक है, आपका ट्रेडमार्क एक्ट वगैरह है, इनसे आते हैं। ठीक है। तो प्रचार का अधिकार है कि यानी उसके जो अपनी सार्वजनिक छवि के व्यावसायिक उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार है। कथन एक सही है आपका। निजता का अधिकार, जैसा कि जस्टिस पुट्टास्वामीवाद, पुट्टास्वामीवाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, निजता के अधिकार, जो कि आपका अनुच्छेद 21 से ही उद्भव हुआ है। ठीक है। निजता का अधिकार भी आपका व्यक्तित्व अधिकार में आता है। ठीक है। व्यक्ति जानकारी, यह निजता का अधिकार व्यक्ति की व्यक्तित्व जानकारी और सार्वजनिक छवि को भाई संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो व्यक्तित्व अधिकारों यानी पर्सनल राइट में आपका निजता का अधिकार भी आता है। अब बात करते हैं भूल जाने का अधिकार। देखिए मूल संविधान में ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह उद्भव हुआ है आपके आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 में ही। ठीक है। कि भाई व्यक्ति को जहां निजता का अधिकार है, वहीं जो व्यक्ति को कुछ मामलों में भूल जाने का अधिकार भी प्राप्त होता है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि भूल जाने का अधिकार आपके व्यक्तित्व अधिकार का हिस्सा नहीं है। आपके व्यक्तित्व अधिकार का हिस्सा सिर्फ प्रचार का अधिकार और निजता का अधिकार है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बी, केवल 1 और 2। ठीक है। देखिए मैंने कहा कि जो व्यक्तित्व अधिकार हैं वे विभिन्न, जो हमारा जो संविधान का जो अनुच्छेद है 21 उसके तहत भी संरक्षित है। इसके अलावा जो विभिन्न अधिनियम है, कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट वगैरह, इनके तहत व्यक्तित्व अधिकार संरक्षित हैं। हाल ही में हम जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें अनिल कपूर ने अपनी एक याचिका डाली थी, सॉरी हाई कोर्ट का आया, तो अनिल कपूर के मामले में और दलेर मेहंदी के मामले में व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण की बात न्यायालय द्वारा की गई है। ठीक है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, भारत में न्यायाधिकरणों ट्रिब्यूनल्स के संवैधानिक ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हमें ध्यान रखना होगा कि मूल संविधान में आपके ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरणों की कोई चर्चा नहीं थी। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में भाग 14 आपका ऐड किया गया और इसमें 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 323 ए, भाग 14 ए है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा। और इसमें 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 323 ए और अनुच्छेद 323 बी आपके भारत के संविधान में समाहित किए गए यानी ऐड किए गए। ठीक है। अनुच्छेद 323 ए की बात करें तो यह प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना के मामले में संसद की अधिकृत करता है। ठीक है। वहीं अनुच्छेद 323 बी अन्य मामलों के लिए संसद के साथ साथ राज्य के विधान मंडलों को भी अधिकृत करता है। ठीक है। एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि संसद द्वारा अपने 323 ए के अंतर्गत जो संसद को अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 को पारित किया। इसके तहत संसद जो भाई केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं या सार्वजनिक निगमों के जो कर्मचारी हैं उनके लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसको हम CAT कैट के नाम से जानते हैं, की स्थापना कर सकता है और की है संसद ने, केंद्र सरकार ने की है। ठीक है। और इसमें यह भी है कि साथ ही अगर किसी राज्य का अनुरोध है तो संसद संबंधित राज्य के मामले में भी इस प्रकार के
अधिकरण का गठन कर सकती है, जिन्हें स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हमें यहां ध्यान ये रखना है कि ये 323 ए के तहत है, 323 ए। 323 बी में संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल को भी यह अधिकार है कि वह कुछ मामलों जिनमें आपका कर से संबंधित है, श्रम विवाद से संबंधित है, औद्योगिक विवाद से संबंधित है, विदेशी मुद्रा आयात निर्यात से संबंधित है, तो उसमें संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों को भी अधिकरण स्थापना का अधिकार है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कथन 1, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा की जा सकती है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपके अनुच्छेद 323 ए के तहत प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं। तो इस तरह कथन 1 आपका सही नहीं है। कर संबंधी मामलों के न्यायाधिकरण का गठन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता नहीं, कथन 2 भी आपका सही नहीं है। 323 बी के तहत कर संबंधी हो, औद्योगिक विवाद, श्रम विवाद, आयात निर्यात से संबंधित जो मामले हैं उसमें समुचित प्राधिकरण में आपका संसद के साथ साथ ऐसा जो गठन करने का जो है अधिकरणों का, वे संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों को भी प्राप्त है, क्योंकि समुचित प्राधिकरण में संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल भी आते हैं। तो कथन 2 भी सही नहीं है। संविधान में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के लिए अपीलेट न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान नहीं है, कथन 3 सही है, प्रावधान नहीं है। यह विधि के द्वारा होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि 1985 के प्रशासनिक अधिनियम के तहत, ठीक है, संसद ने प्रावधान कर दिया कि इसके उपरांत यानी कैट वगैरह जो है, कैट है जैसा आपका, इसके अगर हमें इसके अगेंस्ट अपील करनी है इसके निर्णय की, तो हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, यानी इसमें हाई कोर्ट के जो अधिकार हैं उन्हें संकुचित किया गया। यही कारण है कि 1999 के चंद्र कुमार वाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामलों में हाई कोर्ट का जो अधिकार है वह बना रहेगा। यानी अगर आप जो प्रशासनिक अधिकरण के खिलाफ अपील करते हैं, आप बजाय डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने के आप हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, तो चंद्र कुमार वाद को जरूर याद रखिएगा। इसमें हाई कोर्ट के जो अधिकार हैं उन्हें पुनः बनाया गया। ठीक है, कथन 3 आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? सी, केवल 3। देखिए, आप लोगों को पता भी होगा कि इस तरह के जो विभिन्न जो न्यायाधिकरण है, जो आपके जो है अपीलीय न्यायाधिकरण है, उनका विधि के द्वारा गठन हुआ भी है, चाहे वो आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। ठीक है, और इसमें सबसे फेमस आप लोगों को पता भी हो NCLAT, कंपनी ट्रिब्यूनल अपीलेट जो ट्रिब्यूनल है आपका, यह एक प्रमुख है। ठीक है, तो इस तरह केवल 3, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, हम जानते हैं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो इनके निलंबन के मामले में 358 और 359 जो 2 हमारे अनुच्छेद हैं, इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है और दोनों में ही पर्याप्त अंतर है। देखिए, पहले हम समझते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत 3 प्रकार से आपातकाल लगाया जा सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और आपका सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं आपके। यहाँ पे आप लोगों को एक थोड़ा सा ये जानना आपके लिए सही रहेगा कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के जो आधार पर होते हैं उनको बाह्य आपातकाल भी बोल देते हैं सामान्य भाषा में। और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल होता है वो आंतरिक आपातकाल माना जाता है। ठीक है, देखिए, मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के बजाय आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये देखिए, ये जो शब्द है ये अपने आप में इतना स्पष्ट है कि आंतरिक गड़बड़ी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। 1975 में जो पहला आपातकाल लगा तो आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर ही लगा था। इसीलिए
संविधान संशोधन 44वें के तहत आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, अब हम आते हैं अनुच्छेद आपका 358। देखिए, अगर आपातकाल बाह्य आपातकाल है तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा के साथ साथ आपके अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त 6 अधिकार निलंबित हो जाते हैं, स्वतः राष्ट्रपति के आदेश के साथ ही निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा सिर्फ बाह्य आपातकाल के मामले में, यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण के मामले में। यानी अगर कोई राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी प्रारंभ में यूज किया जाता था, अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया गया है, तो वहां पर अनुच्छेद 19 को 358 के तहत निलंबित नहीं किया जाए। देखिए, निलंबित का मतलब यह है कि ये अधिकार समाप्त नहीं होते, बल्कि राज्य इनको जो, यानी संसद इनको जो सीमित करने के मामले में कुछ विधि बना सकती है। ठीक है, अब आते हैं आपके अनुच्छेद 359। ठीक है, देखिए यह है कि भाई अनुच्छेद 19 सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं होगा, यह भी आपका 44th के तहत ही लाया गया, 44th अमेंडमेंट। 359 में यह प्रावधान है कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति अपने आदेश के जरिए जो भाग 3 के तहत प्रदत्त अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकते हैं, और वे उतने ही निलंबित होंगे जितने जो राष्ट्रपति डिफाइन करेंगे अपने आदेश में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत ये ला दिया गया था कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मूल अधिकार हैं उन्हें निलंबित नहीं कर सकते आर्टिकल 359 के तहत। ठीक है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 और दोष संबंधी के मामलों में, कुछ मामलों में संरक्षण यानी अनुच्छेद 20, इनको निलंबित नहीं किया जाता। बाकी अनुच्छेद 359 के तहत अगर आपातकाल लगा है तो राष्ट्रपति कुछ आदेश जारी करेगा जिसमें भाग 3 के तहत प्रदत्त अन्य जो मूल अधिकार हैं उनका निलंबन होता है। निलंबन से तात्पर्य है कि अनुच्छेद 32 उसमें नहीं रहता, यानी व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता सीधे अपने मूल अधिकारों के हनन के मामले। संसद इन संबंधित मूल अधिकारों को जो भाई सीमित कर सकती है, लेकिन जैसे ही उद्घोषणा समाप्त होती है आपातकाल की, यह जितने भी भाग 3 के मूल अधिकार हैं स्वतः पुनर्जीवित हो जाते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। कथन 1, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के साथ अनुच्छेद 19 के स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, कथन 1 सही है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का प्रवर्तन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। कथन 2 भी सही है। देखिए, मैंने कहा था कि अनुच्छेद 359 के तहत अगर मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है राष्ट्रपति के आदेश से, तो उसमें भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो अधिकार दिए उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपका ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। कथन 1 सही नहीं है। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑर्डर, जैसे जब भी कैबिनेट निर्णय ले लेती है तो उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया जाता है और केंद्रीय जो वेतन आयोग है उसका गठन यानी सीपीसी का गठन किया जाता है। ऐसा प्रथम आयोग का गठन 1946 में किया गया था। देखिए, यह जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है, जिनमें आपके जो सैन्य जो सुरक्षा बल हैं, ठीक है, जो सुरक्षा बल है उनके कर्मचारी भी आपके सम्मिलित रहते हैं। उनके वेतन, सेवा शर्तों या अन्य जो वेतन भत्ते हैं उनके मामले में यह निर्णय लेता है। ठीक है, तो कथन 1 आपका सही नहीं है। कथन 2, इसका प्राथमिक दायित्व रक्षा बलों को छोड़कर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की जांच करना, उनमें परिवर्तन की अनुशंसा करना है। कथन 2 भी आपका सही नहीं है।
जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो दायित्व है वह केंद्रीय कर्मचारी, जिनमें आपके रक्षा बलों के सदस्य भी शामिल हैं, के वेतन और ढांचे की जांच करना और उनमें परिवर्तन की अनुशंसा करना है। कथन 2 भी आपका सही नहीं है, क्योंकि रक्षा बल के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। कथन 3, वेतन आयोग की अनुशंसाएं भारत सरकार पर बाध्यकारी है? नहीं भाई, अनुशंसा कर रहा है, ये अनुशंसाएं इसकी बाध्यकारी निश्चित सलाह करे, सरकार चाहे तो माने। ठीक है, अभी हम जानते हैं, देखिए अभी आपका 8वां केंद्रीय वेतन आयोग गठित हुआ है पिछले वर्ष। ठीक है, यह लगभग 18 माह के करीब में जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसके तहत अपनी अनुशंसाएं देगा। सामान्यतः एक दशक के उपरांत केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 दशक में होना ही होना है। ठीक है, वर्तमान जो सीपीसी है उसकी जो अध्यक्ष हैं वह पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। ठीक है, तो आपके तीनों ही कथन सही नहीं हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट उसके जजों को हटाने के संबंध में प्रावधान इसमें दिए गए हैं। 124 के सेक्शन 4 में बताया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसे सिर्फ सिद्ध कदाचार, ठीक है, और अक्षमता, सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और अक्षमता यानी मिस कैपेसिटी, इन 2 आधारों पर हटा सकते हैं। ठीक है, और इसको हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है वह संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अलग अलग पारित होना चाहिए विशेष बहुमत के साथ, अर्थात सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, इन मामलों में आपकी संयुक्त बैठक भी, सदन की बैठक नहीं होती है, ये दोनों ही सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए। अब हम आते हैं अनुच्छेद 124 के ही उप अनुच्छेद 5 पर। इसमें कहा है कि भाई अगर ऐसा मामला आता है तो संसद विधि स्थापित करेगी कि सिद्ध कदाचार और अक्षमता का भाई अन्वेषण किया जा सके और यह देखा जा सके क्या ऐसा है या नहीं। तो संसद इसके लिए विधि द्वारा अधिकृत किसी को एक विधि बनाएगी। इसी को देखते हुए संसद ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967 को पारित किया। ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1967। इसमें देखिए स्पष्ट रूप से कई चीजें बताई गई हैं क्रम वाइज कि किस तरह से यह कार्य होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को किस प्रकार से हटाया जाएगा। सर्वप्रथम कि अगर किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा के मामले में ऐसा प्रस्ताव 100 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, राज्यसभा के मामले में ऐसा प्रस्ताव 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। और ऐसा प्रस्ताव संबंधित पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा के मामले में स्पीकर, अध्यक्ष, और राज्यसभा के मामले में सभापति यानी उपराष्ट्रपति को ऐसा प्रस्ताव प्रदान किया जाएगा। सदन के पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष अथवा सभापति को यह अधिकार है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे अथवा ना करे। अगर नहीं करते हैं तो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। स्वीकार करते हैं तो एक 3 सदस्य समिति बनाई जाती है। इस समिति में सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अथवा सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा। दूसरा सदस्य किसी भी उच्च न्यायालय यानी किसी भी हाई कोर्ट का
चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होगा, और तीसरा सदस्य होगा आपका प्रतिष्ठित न्यायविद। ठीक है, यह 3 सदस्य समिति विचार करेगी सिद्ध, कदाचार और अक्षमता पर। अगर इस समिति को लगता है कि यह आरोप आपके सही नहीं है, ठीक है, तो वह प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। अगर समिति को लगता है कि अब आरोप सही है तो यह सदन में लाया जाता है प्रस्ताव, और दोनों सदनों से यह अलग अलग विशेष बहुमत, जैसे कि मैंने अभी चर्चा की, विशेष बहुमत से पारित होता है। यानी सदन की कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। पारित होने के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के वह न्यायाधीश अपने पद से हटा दिए जाते हैं। भारत में अभी तक किसी भी उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ अभी तक उसको अपने पद से हटाया नहीं गया है, ठीक है, इम्पीचमेंट के जरिए। आते कथन 1, यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा हटाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो उन्हें आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्य समिति का गठन करना होगा। कथन सही है आपके न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत। 3 सदस्य, जैसे कि हमने कहा, पहला सदस्य या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश। दूसरे सदस्य भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय के, मतलब भारत के किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तीसरे सदस्य प्रतिष्ठित न्यायविद। ठीक है, कथन 1 सही है। कथन 2, यदि जांच समिति पाती है कि न्यायाधीश दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है तो भी अध्यक्ष की अनुमति से सदन द्वारा इस प्रस्ताव का विचार किया जा सकता नहीं। अगर समिति देखती है कि न्यायाधीश दुर्व्यवहार का दोषी नहीं है, ठीक है, तो वह प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद वह प्रस्ताव जारी नहीं रहता। तो कथन 2 आपका सही नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए, केवल एक आपका सही कथन है। संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, भाग 3 और भाग 4 में भर भर के राज्य की चर्चा की गई। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राज्य का अर्थ भारत के जो राज्य हैं उनसे नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उनसे नहीं है, बल्कि राज्य यानी अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी उससे है। ठीक है विचार कीजिए। देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि भाई इसमें आपका केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य का विधानमंडल, ठीक है, और इन सरकारों के नियंत्रण में कार्य करने वाले प्राधिकरण या स्थानीय निकाय राज्य की परिभाषा में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कह दिया कि अगर कोई एजेंसी निजी भी है लेकिन वह केंद्र सरकार के लिए कार्य कर रही है, उसके अधीन कार्य कर रही है, वह भी राज्य की परिभाषा में आती है। आपके सार्वजनिक निगम वगैरह भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 के तहत इसमें व्याख्यात किया गया है। कथन 1, राज्य की परिभाषा समावेशी है और यदि कोई निजी संस्था राज्य की एजेंसी या साधन के रूप में कार्य कर रही है तो वह भी इसके अंतर्गत आ सकती है। कथन 1 सही है। जैसे कि अभी हमने कहा, अगर राज्य की एजेंसी या उसके अधीन कार्य कर रही है, ठीक है, तो वह भी निजी संस्था भले ही हो, वह भी राज्य के रूप में ही मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्पष्ट किया है। कथन 2, न्यायपालिका जब अपने न्यायिक कार्य का निर्वहन करती है तो उस पर अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा लागू होती है और उसके विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है। देखिए, यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है कि न्यायपालिका जब अपने न्यायिक कार्य करती है तो उसको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाते हैं। अगर वह गैर न्यायिक कार्य कर रही है और कुछ प्रशासनिक कार्य कर रही है तब वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है, ना कि न्यायिक कार्य करते हुए। ठीक है, तो कथन 2 आपका सही नहीं है, क्योंकि न्यायिक कार्य करते हुए वह राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती। तब आती है जब वह प्रशासनिक कार्य करे या गैर न्यायिक कार्य करे। कथन 3, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 12 के तहत राज्य घोषित किया गया है। कथन 3 भी आपका सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह बीसीसीआई राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, बीसीसीआई भारत में जो क्रिकेट है उसको नियंत्रण करने वाली एक संस्था है, ये सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह राज्य के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर कार्य करती है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह राज्य की परिभाषा के अधीन नहीं आती है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, केवल एक आपका सही कथन होगा।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रपति को कुछ, देखिए अनुच्छेद 240 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को अधिकार है वह कुछ जो यूनियन टेरिटरीज हैं, आपकी संघ शासित प्रदेश हैं, उनमें शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति किन यूटीज के मामले में ऐसे नियम बनाते हैं? उनमें है आपका अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली तथा दमन एंड दीव। इसके साथ साथ में आपका पुदुचेरी भी है। ठीक है, अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति इन संघ शासित राज्य क्षेत्रों में, ठीक है, शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि पुदुचेरी के मामले में यह अधिकार थोड़ा विभिन्न है, मतलब भिन्न है। कैसे कि अगर 239A के तहत पुदुचेरी में कोई ऐसा निकाय कार्य कर रहा है जो उसके विधानसभा के तहत कार्य कर रहा है, तब राष्ट्रपति उसकी पहली बैठक से उस निकाय की उसमें मतलब पुदुचेरी के मामले में वह नियम नहीं बनाएगा। लेकिन अगर ऐसा निकाय, कि हम जानते हैं पुदुचेरी के मामले में विधानसभा, अगर पुदुचेरी की विधानसभा विघटित है या निलंबित है या नहीं है आपने उसमें, तब राष्ट्रपति ऐसे नियम बना सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अन्य है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, वहां पर विधानसभा नहीं है। पुदुचेरी के मामले में ये अलग थोड़ा सा प्रावधान है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। कथन एक सही है, जैसा कि हमने बात की। कथन 2, अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम संबंधित संघ राज्य क्षेत्र पर लागू संसद द्वारा बनाई गई विधि को निरस्त कर सकता है। कथन 2 भी आपका सही है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई नियम बनाता है तो संसद द्वारा जो अगर कोई विधि है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के नियम को संसद की विधि के बराबर ही अधिकार है, तो राष्ट्रपति अगर कोई नियम बनाता है तो वहां संदर्भित क्षेत्र में लागू जो विधि है संसद की, उसको निरस्त भी कर सकता है, उसमें संशोधन भी कर सकता है ऐसे नियम के जरिए। पुदुचेरी के मामले में राष्ट्रपति केवल तभी विनियम बना सकता है जब विधानसभा निलंबित या भंग हो। कथन 3 भी सही है, क्योंकि हमने कहा कि पुदुचेरी, क्योंकि वहां पर विधानसभा, थोड़ा सा मामला वहां पर अलग हो जाता है। ठीक है, तो कथन 3 भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? डी, 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हैं। एक राज्य में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई 5वीं अनुसूची, 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत कुछ बात की गई है, जैसे अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, ठीक है, जनजातीय प्रशासनों की बात की गई है। जहाँ की 5वीं अनुसूची में हमारे 10 राज्य आते हैं, वहीं 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्य आते हैं। ठीक है, देखिए 6ठी अनुसूची अलग से बनाने का एक प्रावधान ये है कि जो 6ठी अनुसूची के तहत 4 राज्य हैं, यानी आप असम, मेघालय, ठीक है, आपका त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ की जो जनजातियां हैं वह अन्य राज्यों की जनजातियों की अपेक्षा जो मूल जो समाज है उससे थोड़ी सी अलग है। अभी भी उतना समावेश उनका मूल समाज में नहीं हो पाया है, तो इसलिए उसके लिए स्पेशल कुछ अलग प्रावधान है जो आपके जो कुछ विशेष जिलों, जनजातीय जिलों और क्षेत्रों से संबंधित है। इसलिए अनुसूची 6 का गठन किया गया है। वहीं अनुसूची 5 जो आपके जो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है, ठीक है, अनुसूची 5 जो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है, इसमें आपके 10 राज्य आते हैं। राष्ट्रपति अपना आदेश जारी कर ऐसे जो राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है,
और आपका तेलंगाना। ठीक है, ये राज्य आपके आते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक राज्य में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र है। राज्य विधानमंडल भूमि हस्तांतरण पर ऐसा कानून पास करता है जिससे आदिवासी भूमि अधिकारों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में 5वीं अनुसूची के तहत सबसे संवैधानिक रूप से सही संभावना क्या है? ए, यह कानून अनुसूचित क्षेत्र में स्वतः शून्य हो जाता है। कथन सही नहीं, स्वतः शून्य नहीं होगा। कथन 2, यह कानून लागू होता है लेकिन राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं, राज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों में लागू ना हो या संशोधनों के साथ लागू हो। कथन बी सही है। देखिए, समय समय पर अनुसूची 5 में ही यह अधिकार दिया है कि राज्यपाल निर्देश जारी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा जैसे मामले में है, जैसे भूमि का जो लेन देन है या भूमि का आवंटन है या अनुसूचित क्षेत्र में साहूकार के व्यवसाय से संबंधित है, तो राज्यपाल उसमें कुछ विशेष निर्देश जारी कर सकता है जो राज्य के कानून को संशोधित कर सकता है या संबंधित क्षेत्र में निरस्त कर सकता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, राज्यपाल का ऐसा निर्देश तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति उसको अनुमति नहीं दे दे। ठीक है, तो राज्यपाल का यह निर्देश राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लागू होगा। भूमि लेन देन, विनियमन, आवंटन और साहूकारी व्यवसाय आदि को जो नियंत्रित करने के मामले में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल को विशेष अधिकार है। ठीक है, वह राज्य के कानून को निरस्त कर सकता है, संबंधित क्षेत्र की ही बात है, या तो निरस्त कर देगा या उसमें कुछ संशोधन कर देगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।